दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आप तक इसके प्रीवियस ईयर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन वाली। वहाँ पे अगर पीजीटी स्पेशल के लिए आप देखना चाहते हैं तो पीजीटी स्पेशल करके एक हमारा प्लेलिस्ट बना है, उसको आप देख सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना यह कि अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाया जाता है, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है सरकारी सेवाओं में आरक्षण से, जनजातीय भूमि परिरक्षण से, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता, या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इसमें उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की स्वायत्तता मिली हुई है। अगला है, समाज का 2 प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरी किसके द्वारा किया गया है? तुर्खीम, रेडफील्ड, टॉनिस या स्पेंसर। तो लोक और नगरी समाज की जो व्याख्या बात करते हैं वह रॉबर्ट रेडफील्ड जी है। अगला है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स ब्लॉक, बी मलिनोवस्की, MSSM लिप्सेट या मैरियन जे लेवी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक है वह मैरियन जे लेवी जी हैं। अगला है, कॉलिंस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है? DN मजुमदार, SC दुबे, GS घुरिये या KM कबाड़िया। तो कॉलिंस का जो अध्ययन किया है वह GS घुरिये के द्वारा किया गया है। अगला है, निम्नांकित में से किसे यह प्रस्तावना प्रस्तुत की है कि स्थिति बदल जाती है जो ही समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? डेविड थर्वे, फ्रेडरिक जेम्सन, JF लियोटार्ड या जुर्गेन हैबरमास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा JF लियोटार्ड जो है। इन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि जब ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जो ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर युग में प्रवेश करती है, अर्थात विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, उसी के साथ साथ संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाता है, ऐसा लियोटार्ड का कहना है। अगला है, भारत में अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 15%, 2.5%, 2% या 7.5%। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है, जबकि 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया गया है। इससे 27% आरक्षण जो है हमारा बैकवर्ड अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जाता है। इसके अलावा नया जो आरक्षण नई जो आई है वह 10% जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किया गया है। अगला है, पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया है? E. एल्विन, JL नेहरू, SC दुबे या JH हट्टन। तो पंचशील का जो सिद्धांत दिया गया है वह JL नेहरू के द्वारा दिया गया है। यह उपागम जनजातियों से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? अगस्त काम्टे, बी मलिनोवस्की, इमाइल दुर्खीम या हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की जो संरचना और उसके प्रकार हैं उसे एक सामाजिक सावयव अर्थात के रूप में देखते हैं। अगला है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा, बृहत परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? मैकिम मेरियट, MN श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड या मिल्टन सिंगर।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की चर्चा की है। इसके बाद आगे चलकर जो है मैकी मैरियट और मिल्टन सिंगर ने भी अपने अध्ययनों में लघु परंपरा और बृहद परंपरा जैसी अवधारणाओं को सम्मिलित किया है। यह रॉबर्ट रेडफील्ड से प्रभावित होकर इन्होंने जो है लघु एवं बृहद परंपरा की प्रयोग अपने अवधारणाओं में मैकी मैरियट और मिल्टन सिंगर करते हैं। अगला है कुदुबिस जनजाति समुदाय पाया जाता है मेघालय में, केरल में, गोवा में या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। गोवा में कुदुबिस जनजाति समुदाय पाया जाता है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। सरल समाज, संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज, सामंती समाज। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है अपने समाजों के वर्गीकरण में सरल समाज, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में किया है? संपूर्णता के रूप में, अवधारणात्मक रूप में, पद्धति शास्त्रीय रूप में या तथ्यपरक रूप में। तो मार्क्स ने समाज का अध्ययन जो किया है वह संपूर्णता के रूप में किया है। इन्होंने कहा है जो संपूर्ण समाज का आधार है वह आर्थिक है। इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा दी है। अगला है जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। विचार इंगित किसने किए हैं? एफ.जे. राइट, टी.बी. बाटोमोर, ए.बी. र्यूटर या एलेक्स इंकल्स। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा र्यूटर। ए.बी. र्यूटर है जिनका कथन है कि जिस तरह एक वस्तु जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी तरह समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति समाज की भारतीय आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित नहीं की जाती? अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण या खंडीय। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदीकरण जो है जनजातियों में नहीं पाई जाती है। अलग भाषा होता है, अलग भूभाग होता है और खंडों का निर्धारण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विसंगतता, यांत्रिक सहंति, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा यांत्रिक सहंति न होकर सावयवी सहंति पाया जाता है, अर्थात सावयवी एकता पाया जाता है। दमनकारी विधियाँ न होकर प्रतिकारी विधियाँ होती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 4 जो है विशेषता में शामिल नहीं होगी औद्योगिक समाज के। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्धित किया गया है, उनकी नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्धित किया जाता है, उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्धित किया जाता है या उनके सामाजिक परिवर्तन के रूपों के आधार पर संवर्धित किया जाता है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? तो जनजाति में जो है आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्धित किया जाता है और उन्हें नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्धित किया जाता है, अर्थात उनकी व्याख्या की जाती है, अर्थात परिभाषा में शामिल किया जाता है इन 2 शब्दों को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है जनजाति को परिभाषित करने के रूप में कार्य लिया जाता है। उन्हें आर्थिक आधार पर परिभाषित किया जा सकता है और नातेदारी आधारों पर भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, सापेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जारवा, सापेन और ओंगी जनजातियां निवास कर रही हैं। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? यह छोटा एकल निरक्षर होता है, यह धार्मिक धर्मनिरपेक्ष पर अभिभावी होता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है न कि बाजार की स्थिति साधित होती है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, स्थिति साधित होती है। यह जो है लोक समाज की विशेषता नहीं है। जबकि लोक समाज छोटा एकल निरक्षर होता है, धर्म जो होता है वह धर्मनिरपेक्ष पर हावी होता है, वहीं अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है वहाँ पे बाजार नहीं पाए जाते, अर्थात बाजार व्यवस्था नहीं पाई जाती है, अर्थव्यवस्था जो है सावयव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषक की संकल्पना निरूपक विशेषता नहीं है? ये लघु उत्पादक हैं, ये प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, या उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। तो यहाँ पे पूछा कौन सी कृषक समाज की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी कि उनकी राज्य केंद्रीय समाज में विशेषाधिकार की स्थिति होती है। ऐसा गलत है। वे लघु उत्पादक होते हैं, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं और उत्पादन में उनमें जो है परिवार को भी सम्मिलित करके पारिवारिक श्रम से उत्पादन करते हैं। यह कृषक समाज से जुड़ी हुई है। जबकि राज्य में उन्हें विशेषाधिकार न प्राप्त होकर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ढेबर आयोग, ठक्कर आयोग, शिलू आयोग समिति। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त सही अनुक्रम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त का सही क्रम होगा? तो बप्पा ठक्कर आयोग जो है उनकी अध्यक्षता में 1932 में आई थी, तो सर्वप्रथम यह हो जाएगा। उसके बाद ढेबर आयोग जो है 1960 में और शिलू आयोग 1966 में बेरियल एल्विन की अध्यक्षता में बनी हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 3 डी। अगला है किस योजना के अंतर्गत जनजातियों के लिए एकीकृत जनजाति विकास का संवर्धन हेतु अलग से उपयोजना बनाई गई? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातियों के लिए एकीकृत जनजाति विकास संवर्धन हेतु अलग से योजनाएं लाई गई। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? अर्थात विनिर्दिष्ट शामिल करने के लिए किसमें उपबंध दिया गया है? अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में या अनुच्छेद 345 में? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 342 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है। अगला है डेनियल बेल के उत्तर औद्योगिक समाज के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अगला है वैश्लेषणिक संकल्पना, सामाजिक स्तरीकरण की नई धुरियों को पहचानने की रूपावली, विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र या सामाजिक संरचना में नई विमाओं का विनिर्देशन? तो डेनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में जो है विशिष्ट मूर्त समाज के चित्र के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने वैश्लेषिक संकल्पना, सामाजिक स्तरीकरण की नई धुरी की पहचान करने की रूपावली एवं सामाजिक संरचना में नई विमाओं का विनिर्देशन के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है? वस्तु उत्पादन एवं निर्माण की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना, व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना, प्रविधि तंत्रियों के एवं वृत्तिकों की राजनैतिक शक्तियों का क्षीण होना, या तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा एक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं एवं आर्थिक गतिविधियों के रूप में जो है अत्यधिक वृद्धि होना। अगला है, उल्फ के अनुसार पीसेंट आंदोलन जो है की अगुवाई सामान्यतः किसने की है? मध्यम किसान वर्ग ने, कृषि श्रमिकों ने, बटाईदार ने, या बड़े कृषक कामगार वर्ग। तो उल्फ के अनुसार जो है किसानों का जो है किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया है? तो मध्यम किसान जो थे उन्होंने किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया है वुल्फ के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है? तो यहाँ पे पूछा है प्रदत्त परिस्थिति, तो औद्योगिक समाज में, उत्तर औद्योगिक समाज में, पूर्व औद्योगिक समाज में, या आधुनिक समाज में? तो पूर्व औद्योगिक समाज अर्थात कृषक समाज में जो है प्रदत्त परिस्थिति जो है व्यक्ति की इस समाज की स्थिति में निर्धारण करता था कि व्यक्ति किसके घर पैदा हुआ है, राजा के यहाँ पैदा हुआ है कि फकीर के यहाँ। तो वह उसकी प्रदत्त परिस्थिति होती थी जिस कारण उसे समाज में स्टेटस प्राप्त होता था। अगला है, किस जनजाति राजनैतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? अशीर्ष, शीर्ष, अधिकारी, तंत्री, अल्प तंत्री। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष। शीर्षिक समाज में जो है मुखिया होता है जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि अशीर्ष समाज जो होता है जिसमें मुखिया नहीं पाया जाता है उस पे जो है नियंत्रण मुखिया का नहीं होता है। तो ऐसे समाजों को अशीर्ष समाज कहते हैं। यह जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो है जनजातियों में पाई जाती है। जनजातियों की शासन व्यवस्था को शीर्षिक और अशीर्षिक रूप में व्याख्यात किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, या टीवी बाटो मोर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा समाज का वर्गीकरण सरल में मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता? इसमें नौकरशाही को जन्म दिया, इसने वैयक्तिक संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, इसने मालिक कर्मचारी के संबंधों को सुदृढ़ बनाया, या इसने गला घोट प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया? तो औद्योगिक समाज में लागू नहीं होगा कि इसने मालिक कर्मचारी के संबंधों को सुदृढ़ अर्थात मजबूत न बनाकर कमजोर किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा नौकरशाही को जन्म औद्योगिक समाज ने दिया, वैयक्तिक संपत्ति की अर्थात पूंजी का महत्व बढ़ गया, और प्रतिस्पर्धा की जो है गलाघोट प्रतियोगिता होने लगी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, एम मैरियट, या AR देसाई और IP देसाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।